वेलकम टू द सेशन। मेनली ये सेशन किस चीज के लिए है कि जो जून में अटेंड होने वाला है सीए फाउंडेशन, तो ओवरऑल यहाँ से जो तुम्हारा टाइम फ्रेम अवेलेबल है उस टाइम पीरियड के अंदर क्या प्रिपरेशन होना चाहिए हर सब्जेक्ट के एंगल से। तुमने ये सोचना चाहिए कि ये सब्जेक्ट को किस तरीके से टैकल करना चाहिए, हर सब्जेक्ट का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। वन डे बिफोर एग्जाम तुम्हारी क्या क्या चीजें कवर होनी चाहिए, क्या क्या चीजें कवर नहीं होंगी वन डे बिफोर एग्जाम। पेपर्स के टाइम पे तुमने क्या मेंटेलिटी रखना, 3 आवर्स के बारे में एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग द सब्जेक्ट, टाइम मैनेजमेंट, योर मेंटालिटी, योर प्लानिंग, ये सब के बारे में। तो ये सब के बारे में मैं बताना चाहूंगा जैसे से कुछ प्रीवियस ईयर के टॉपर्स। तो हर्षवर्धन या सब स्टूडेंट्स के भेज। सो अखिलेश चंडक, संजना करवा, भरत जवाहर एंड हर्षवर्धन राज। कोई भी किधर भी बैठो। ओके, सो फर्स्ट ये इतने ताला थोड़ा थोड़ा दूर होना चाहिए क्योंकि जितने बजेंगे उतने 5 से 20 वर्ष बाद। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली रोल अपन ऐसे लोगों को बनाना चाहिए जो जहाँ पे अपन अचीव करने की क्षमता रखते हो और जहाँ पे अपने से मीट होना है। ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर यहीं पे तुम में से कोई बैठे रहेगा और ये लोग सामने में बैठे रहेंगे, ये फिर तुमको फाइनल की गाइडेंस के लिए आएंगे तब। ओके, सो ये ध्यान में रखना कि ऐसा ही कुछ इनके टाइम पे सेशन हुआ था, हर्षवर्धन भी आया था। अब मैंने वापस से इस बार इन्वाइट किया था, तो ये तुम्हारा ये होना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा सेशन होगा किस तरह हम ये फेयर बियरर्स रहेंगे और किसी जूनियर्स को हम गाइडेंस देंगे। तो इस टाइप का सबसे पहले कि एक एक सब्जेक्ट के हिसाब से जो अभी तुम्हारे सी फाउंडेशन के सब्जेक्ट्स है, तो हर सब्जेक्ट का क्या तुम्हारा स्ट्रेटेजी होना चाहिए, क्या प्रिपरेशन होना चाहिए। तो राइट फ्रॉम अकाउंट्स, तो अकाउंट्स का क्या प्रिपरेशन होना, क्या तुम्हारी स्ट्रेटेजी होना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन वगैरह करना चाहिए। संजना। सबसे पहले तो ये क्लियर रखो कि अकाउंट्स इजी सब्जेक्ट है, उसको डिफिकल्ट बोल बोल के डिफिकल्ट मत बनाओ। ये एक बार दिमाग में रखो। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि चीज डिफिकल्ट है, ठीक है होंगे एक दो चैप्टर्स डिफिकल्ट, पर तुम इजी पॉजिटिव साइड भी तो देख सकते हो। जैसे अकाउंट करंट चैप्टर है, एवरेज रिबेट है, बीआरएस है, रिकंसिलेशन है, ये इजी चैप्टर जब तुम प्रिपेयर करते हो तो तुमको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। उसके बाद जो रिलेटेड चैप्टर से, जैसे बहुत जगह का पार्टनरशिप डिफिकल्ट जाता है, तो पार्टनरशिप तो माइंड में रख सकते हो। एंड जो बाकी और जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज है वो भी इजी चैप्टर है। तो ये सब भी तुम जब प्रिपेयर करोगे तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होके पास तो इजी हो जाएगा अकाउंट्स में। तो कहाँ से प्रिपेयर करना चाहिए उन लोगों ने, प्राइमरी नोट्स, स्कैनर, मॉड्यूल, वो सारी चीजें, तो क्या क्या चीजें कौन से सीक्वेंस में रखें। मैं अकाउंट्स में तो स्ट्रिक्टली बोलूंगी मॉड्यूल पे स्टिक रहो। मेडिकल सिर्फ मॉड्यूल के क्वेश्चंस डालती है, सिर्फ फिगर्स इधर उधर होगी, बट मॉड्यूल एकदम परफेक्ट करके जाओ, बिकॉज मॉड्यूल ही मतलब बेस्ट है, उसमें हर टाइप के क्वेश्चंस भी कवर्ड अप हो जाएंगे। कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इलस्ट्रेशन और एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो दोनों में से कौन सा कवर करना। दोनों इम्पोर्टेंट, पूरा मॉड्यूल ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इलस्ट्रेशन भी प्रैक्टिकल थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें थोड़ी सी लेवल होती है, बट सबसे पहले स्टार्ट इलस्ट्रेशन से ही करना चाहिए जब वो प्रिपेयर कर रहे हो। ओके, ऐसे कुछ क्वेश्चंस रखे थे क्या कि से फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट टाइम रीड कर रही या फर्स्ट रिवीजन के टाइम पे क्या पढ़ना चाहिए, एग्जाम से पहले क्या पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ पॉइंटिंग वगैरह उस टाइप में कुछ हुआ था। जब तुम फर्स्ट टाइम रीडिंग करते हो उस वक्त तो हर एक चीज तुमको डिटेल में पढ़नी है। उसके बाद जब फर्स्ट टाइम रिविजन करोगे तो वापस पढ़ के वहां पे भी तुमको हर एक क्वेश्चन को मार्कआउट करना है, कौन सा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वन डे बिफोर एग्जाम वाला क्वेश्चन या मॉर्निंग जिस दिन पेपर है उस दिन मॉर्निंग वाला कौन सा क्वेश्चन है। ये सब तुमको मार्कआउट करना जब भी तुम रिविजन करोगे। जब फर्स्ट टाइम रीडिंग करते हो तब अच्छे से पूरा पढ़ना है। इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके एग्जाम में जब अपनी पेपर लिख रहे से फॉर एग्जांपल अकाउंट्स का, तो प्रेजेंटेशन जो हम लोग को रहता है कि फॉर्मेट प्रेजेंटेशन ये कितना इंपॉर्टेंट मायने रखता है, तो तुमने एग्जाम में क्या किया। फॉर्मेट से देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने एग्जाम के वक्त ऐसे किया था कि अभी अकाउंट्स का फर्स्ट पेपर होता है अपना, तो पिछले अपन अपने हिसाब से टाइम डिवोट कर सकते हो। तो अगर तुम 3 दिन पहले स्टार्ट कर रहे हो, रोज फॉर्मेट्स पढ़ो।
पर एग्जाम में फॉर्मेट की तो कोई यही नहीं होगा कि आ नहीं रहा है फॉर्मेट, और फॉर्मेट परफेक्टली करना चाहिए, मतलब रट लो उसको बस फॉर्मेट्स को। ओके, वापिस से अकाउंट्स के ऊपर आएंगे। नेक्स्ट पेपर होता है तुम्हारा लॉ एंड बीसीआर। सो लॉ बीसीआर, तो ओवरऑल सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? लॉ में तो तुमको पहले सिर्फ मतलब तुमको 5 एक एक्ट है। लॉ में तुम बेसिकली जो स्वप्निल सर ने फॉर्मेट दिया है उस पे एकदम स्ट्रिक्ट रहो, मतलब जो फैक्ट्स ऑफ द केस, प्रोविजंस ऑफ द लॉ एंड तुम्हारा कंक्लूजन, और अगर केस लॉ है तो केस लॉ, उस पे इतना स्ट्रिक्ट रहो क्योंकि जो सर ने फॉर्मेट दिया है वो एकदम बेस्ट है। मींस उसमें तुमको गारंटी तुमको मार्क्स मिलेंगे। एंड उसमें अगर अब लॉ में अब तुमको सेक्शंस है एकदम, अब तो बच्चों को लगता है कि उनको डर लगता है कि लर्न नहीं हो रहा है सेक्शंस, तो ना सेक्शंस का तुम इतना टेंशन मत लो, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस लर्न करके जाओ एग्जाम में। अगर सेक्शन एग्जाम में याद नहीं आ रहा है, ऊपर नीचे डाउट है, तो गलती से भी सेक्शन मत लिखना, तुमको मार्क्स ऑफकोर्स मिल जाएंगे पूरे ऑफकोर्स। तो सेक्शंस का एक ये होगा। एंड केस लॉज अच्छे खासे है, मतलब अपने मॉड्यूल में वो केस लॉज तुम लर्न कर लो। बट अगर तुमको थोड़ा डर लग रहा है केस नहीं, मतलब बेसिकली तुमको केस लॉस तो आ ही जाएंगे ऑफकोर्स, तो केस लॉस कर लो। एंड अब तुमको सर के जो नोट्स है स्वप्निल सर के, वो नोट्स एकदम अच्छे से करो। अगर किसने पहले मॉड्यूल पढ़ा होगा तो वो पूरा मॉड्यूल पे फोकस करो, एंड अगर किसने नोट्स पढ़ा होगा तो नोट्स करो, क्योंकि स्वप्निल सर के नोट्स एकदम बेस्ट है, मतलब उसमें हर एक चीज कवर है। अगर तुम वो कर लेते हो तो तुमको एग्जाम को बिल्कुल प्रेशर नहीं आएगा, और तुमको एग्जाम में दिखेंगे कि हर एक क्वेश्चन उसमें से आएगा, ऑफकोर्स आएगा, मतलब तुम्हारा पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा लॉ में उसमें। लॉ का एक आंसर जब लिखते ना अपन मेन एग्जाम में, तो तुमने कुछ फॉर्मेट वगैरह मेंटेन किया था या सिर्फ डायरेक्ट टू द पॉइंट आंसर? नहीं, लॉ में अब लॉ में एक तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा या तो डायरेक्ट आएगा। अगर केस स्टडी आ गया तो मेरा फॉर्मेट फिक्स था, फैक्ट्स ऑफ द केस लिखना है, प्रोविजंस ऑफ द लॉ लिखना है, प्रोविजंस में स्टार्ट अगर सेक्शन आता है तो एज पर सेक्शन लिख के, नहीं आता है एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, वो तो अपने को आ ही जाएगा, एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट लिखना है बोल के। फिर उसके बाद रिलेवेंट केस लॉ, रिलेवेंट केस लॉ में अब तुमको थोड़ा आंसर की लेंथ अगर बढ़ाना है तो एज पर फेमस लैंडमार्क केस लॉ ऐसा लिखना, तो मतलब अच्छा रहेगा। एंड कंक्लूजन, कंक्लूजन बराबर लिखना। कंक्लूजन पे वो लोग ज्यादा, मेरे को लगता है कि वो फोकस करते हैं कंक्लूजन पे, क्योंकि मैंने पेपर में ऐसे मतलब थोड़े राउंड्स में लिखा था, कंक्लूजन मैंने थोड़ा सा गलत लिखा बोल के वो मार्क काट देते। मतलब कंक्लूजन तुम एकदम बेस्ट लिखना उस पर। ओके, कितना इंपॉर्टेंट है कि लॉ की लैंग्वेज मेंटेन रखना, कि अपन खुद की लैंग्वेज में लिख सकते हैं आंसर्स? लॉ के लिए तुम सर के नोट्स पढ़ोगे, तुम जितना पढ़ोगे तुमको उतनी लैंग्वेज उसकी आएंगी तुम्हारे अंदर, मतलब तुम भरोसा रखो खुद पे, तुमको आएगा लिखने आराम से। लॉ की लैंग्वेज मेंटेन करना मतलब थोड़े उसके वर्ड्स रहते हैं थोड़े बहुत, थोड़े सेक्शंस के साथ ज्यादा कोट करोगे तो हो जाएगा। और अगर तुमको नहीं जम रहा है लॉ की लैंग्वेज, तुम खुद के हिसाब से लिखो तो भी इंस्टीट्यूट आराम से मार्क देगी, बट पहले फोकस उस पर रखो, नहीं होता है तो फिर खुद से भी लिख सकते हो। ओके, वापिस आएंगे अपन लॉ के ऊपर। नेक्स्ट सब्जेक्ट अपना मैथ्स, स्टैट्स एंड बीसी, सॉरी एलआर। सो ओवरऑल मैथ्स, स्टैट्स लाइक ओवरऑल सब्जेक्ट के बारे में क्या होना चाहिए? तो अगर मैथ्स की बात करें, सब लोग सब्जेक्ट में मैथ्स ही बोले, सबसे भयंकर सब्जेक्ट कौन सा लगता? मैथ्स। पर मैथ्स के अलावा स्टैटिस्टिक्स और एलआर भी है। तो फिर अपन स्टार्ट करेंगे एलआर से। एलआर के अंदर गिन के 4 टॉपिक है, और 4 भी स्कोर कर सकते हैं इजीली। सिर्फ अगर मॉड्यूल के क्वेश्चन अपन सॉल्व करें ना, एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन ही आएंगे मॉड्यूल के, और जो प्रीवियस पेपर है आप उसको करके जाओ। 20 में से 18 मार्क्स 17 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है। आपके 20 मार्क्स तो यहाँ पे स्कोर हो गए, 15 मार्क्स समझ लो कम से कम। बचा स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के केस में अगेन 40 क्वेश्चन है, तो फिर उसके केस में हार्ड टॉपिक कौन से स्टैटिस्टिक्स में? प्रोबेबिलिटी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला वो एक। तो उस केस में वो टॉपिक को छोड़, फिलहाल उसको साइड में रखो। जो भी आपके जो बेसिक टॉपिक है, सेंट्रल टेंडेंसी, जो क्वालिटी, जो डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा है, थ्योरी टॉपिक, उसको एकदम अच्छे से तैयारी करने का है। उसका जो भी फॉर्मूला वगैरह है उसको रट लो, मतलब एग्जाम में अपने को रिग्रेट नहीं होना, अरे यार ये फॉर्मूला याद ही नहीं आ रहा मुझे, वो चीज नहीं होना चाहिए। फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स के केस में जो थ्योरी क्वेश्चन होते हैं, स्टैटिस्टिक्स केस में जो थ्योरी क्वेश्चन है, मतलब आर स्क्वायर, जिनका भले आंसर गलत है पर अपने को मॉड्यूल फॉलो करने का है, तो उस केस में आप
वो क्वेश्चन हाँ तो उस केस में आप वो क्वेश्चन मार्क कर दो मॉड्यूल के अंदर कि ये क्वेश्चन मुझे एग्जाम के पहले देखने का है। ठीक है, अभी बात करेंगे मैथ्स के बारे में, आखिरी सब्जेक्ट। तो उस केस के अंदर अभी क्या करने का है, सबसे पहले जो सर ने जो आपको नोट्स लिखा है सबसे पहले उससे चालू करो, क्योंकि उसके अंदर जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो धीरे धीरे करके बढ़ती है, पर मॉड्यूल के अंदर ऐसे ही आगे मुझे दिया वाला रैंडम दिया वाला है। तो फिर सबसे पहले सर के नोट से चालू करो, उसके बाद आपको जाना है तो स्कैनर, और फिर मॉड्यूल कर सकते हैं ऐसे। तो ओवरऑल मॉड्यूल को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देने का है, और स्टैटिस्टिक्स में थ्योरी में आर स्क्वायर या मॉड्यूल की जो भी चीजें तुमको याद रखनी है उसके ऊपर तुमको ज्यादा इंपॉर्टेंस करने का है। एंड द लास्ट सब्जेक्ट इज योर इकोनॉमिक्स एंड बीसीडी। मेरे मेरे हिसाब से तो सबसे इजी सब्जेक्ट और सबसे छोटा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है। तो आपको मतलब ये तो इसमें स्कोर करना ही चाहिए, तो आपके 200 का एग्रीगेट आराम से निकाल देगा। और सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स में बेसिकली आप कंसेप्ट पे बहुत फोकस करो, मतलब आप क्वेश्चन किधर से भी आए तो कंसेप्ट आपको पता है तो आराम से निकल जाएगा क्वेश्चन आपका। और जैसे कि अभी इकोनॉमिक्स में मार्केट वगैरह सबको हार जाएगा थोड़ा बहुत, तो आपको उसको बार बार मॉड्यूल रीडिंग करोगे तो आपको एकदम थोड़े थोड़े स्टेटमेंट जो टिकी जाती है उसको हाईलाइट करके रखो आप, तो आप लास्ट दिन भी पढ़ लिए तो वो एकदम समझ में आएगा। जैसे और कोई सेकंड चैप्टर में एक बैंड वैगन इफेक्ट है, एक कुछ तो भी ऐसा थोड़ा कंफ्यूजिंग थोड़े कंसेप्ट है, तो उसको भी आप हाईलाइट करके रखो, तो वैसे ही ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं इकोनॉमिक्स में, तो आराम से आपसे बन जाएंगे। और बाकी बीसीके में तो बीसीके हमारे टाइम पे तो प्रीति मैम थे, उनके बहुत नोट्स बहुत सही थे, तो मैं तो उधर से ही करके गया था। और बाकी थर्ड चैप्टर है वो सबको ट्रिकी लगता है, मतलब उसमें बहुत रट्टा मारने का है, तो डेली उसको 15-15 मिनट भी दिए, 2-3-4 कंप्लीट करने तो आराम से आपका हो जाएगा। वो आपको मिनिमम 6 से 7 आपको मार्क्स दिखे जाएगा एग्जाम में। और लास्ट में और एक बीसीके में 6 चैप्टर भी है जिसमें टर्म्स वगैरह करने का है, तो उसका तो आप खाली मतलब भी समझ ले तो आपको लास्ट में एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएंगे आराम से। ओके, सो ओवरऑल एक एक सब्जेक्ट का अपना ये हो गया। बीसीआर शायद तक पेंडिंग है। बीसीआर एक बार बीसीआर के बारे में हो गया। बीसीआर में अब बीसीआर सबको थोड़ा टफ लगता है, पर ठीक है। बीसीआर में अपने को मेनली अपने को 20 से 25 मार्क बीसीआर में तुमको फॉर्मेट्स में नोटिस वगैरह ये सब है, तो उसके फॉर्मेट एकदम देख के जाओ, क्योंकि हर क्वेश्चन में तुमको एक राइटिंग स्किल का मिलने ही वाला है क्वेश्चन, और वो मार्क्स मतलब तुम्हारे फ्री के है, वो बीसीआर में तुम आराम से स्कोर कर सकते हो। मतलब जितने तुमको 7 एक फॉर्मेट्स है, ईमेल वगैरह, ब्लॉग राइटिंग के तो सिर्फ हेडर और फुटर के एक एक मार्क मिलते हैं, तो सिर्फ कंटेंट थोड़ा 3 लाइन भी लिख दिए तो हेडर फुटर के मार्क उसको देने ही पड़ेंगे एक एक मार्क। तो ये सब कर लो, और उसमें फिर हर क्वेश्चन में आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स ये क्वेश्चन मिलेंगे। अब उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, मींस तुमको जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लगता है वो टिक करके आ जाना। फिर तुम्हारा बीसीआर में फर्स्ट क्वेश्चन एक पैराग्राफ बेस होता है, पूरा केस लॉ एकदम इजी होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ एक। पर हाँ, अब पैराग्राफ के क्वेश्चन में ना तुम उस लॉ और बीसीआर का पेपर थोड़ा कवर करने में सबको प्रॉब्लम जाता है, तो तुम ना क्वेश्चंस पहले पढ़ो और फिर आंसर पढ़ो। तुमको क्वेश्चन का आंसर मिल गया तो फिर तुमको वापस डबल मेहनत करने की गरज नहीं है, क्योंकि तुमको टाइम सेव करना है लॉ और बीसीआर के पेपर में। तो फिर तुम मतलब पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर पैराग्राफ में से आंसर ढूंढ लो एंड फिर लिख दो, तो फिर ऐसा आपका बीसीआर का पेपर भी एकदम इजीली हो जाएगा। ओके, अभी एक सेक्शन टाइप्स में था कि हर एक सब्जेक्ट अपने को एक ओवरऑल समझ गया कि क्या तुमको उसमें ध्यान देना है और किस तरीके से टैकल करना है। तो एक नेक्स्ट पार्ट के ऊपर आते हैं। हर एक जन अपने अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में ये बताएगा कि यहाँ से जो 1 महीना है, एक महीने में कितना टाइम, मतलब एक दिन में सभी सब्जेक्ट पढ़ते थे। पर्टिकुलर स्टूडेंट अपने अपने बारे में बताना कि एक दिन में तुम एक ही सब्जेक्ट पढ़ते थे, 2 पढ़ते थे, 4 ही पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे, और 30 दिन में से टाइम एलोकेशन कि कौन से सब्जेक्ट को कितना। ये पहला क्वेश्चन। और दूसरा, जस्ट बिफोर एग्जाम क्या करना चाहिए अपने अकाउंट्स कि 30 दिन में से सपोज यहाँ से जो भी टाइम पीरियड है तो कौन से सब्जेक्ट में कितना, और एक दिन में तुम कितने सब्जेक्ट कवर करते थे, और एग्जाम के पहले क्या करना चाहिए।
पहले तो मैंने एक दिन में मतलब पूरा एक सब्जेक्ट ही पढ़ के मैं छोड़ती थी, मतलब मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं एक दिन में 2-3 सब्जेक्ट्स पढूं। एक ऐसा, अगर अकाउंट्स की मैं बात करूँ तो मैं 4-5 दिन में पूरे अकाउंट्स में पूरा कवर अप करती थी। उसके बाद अगर मैं लॉ की बात करूँ तो लॉ में मतलब हर एक का प्रॉपर टाइम एलोकेशन के साथ अगर तुम करते हो तो तुम्हारा पूरा सिलेबस 1 महीने में आराम से कवर अप हो जाता है। ओके, और एक दिन पहले, एग्जाम के एक दिन पहले क्या क्या चीजें करना चाहिए? अगर मैं अकाउंट्स की बात करूँ तो तुम्हारे पास बहुत टाइम रहता है, मतलब अगर तुम अपन 3 दिन पहले भी स्टार्ट करते हो अकाउंट्स, अगर तुम्हारे पहले अच्छे से प्रैक्टिस हुई है तो तुम 3 दिन पहले भी अगर अकाउंट्स पे हाथ लगाते हो तो हो जाएगा। और अकाउंट्स में सबसे पहले तुम जब अगर परसों पेपर है समझो तो सबसे पहले इजी इजी टॉपिक प्रिपेयर कर लो, उससे कैसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और मेन एग्जाम का जो खेल है, तुमको पढ़ाई मतलब नॉलेज है सब है, मेन गेम है तुम्हारे कॉन्फिडेंस का। कॉन्फिडेंस तुम्हारा कहाँ पे भी जाना नहीं चाहिए उस केस में। और अगर अकाउंट्स में 3 दिन पहले कर रहे हो तो रोज फॉर्मेट्स पढ़ो और पहले इजी चैप्टर्स करो, और फिर जैसे पार्टनरशिप बहुत जन को आ रहा है छोड़ दो वो चैप्टर। तो बेसिकली जब भी तुम्हारा अकाउंट्स का पेपर है, फॉर्मेट्स तीनों दिन पढ़ना है, और इम्पोर्टेंट जो जिस चैप्टर से तुमको कॉन्फिडेंस आता है वो चैप्टर तुमको एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ना है, क्योंकि कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा है। तो की इज कॉन्फिडेंस यहाँ पे। अभी एग्जाम के अंदर जो 3 घंटे होते हैं, एग्जाम के अंदर 3 घंटे, तो कुछ अलग स्ट्रेटेजी रखी थी या जनरल जो है वो लिखते जाओ, और टाइम कुछ ट्रैकिंग रखे थे या कुछ कुछ अलग स्ट्रेटेजी रखा था 3 घंटे का? अभी अकाउंट्स और लॉ में तुमको 15 मिनट पहले पेपर मिलता है, तो 15 मिनट्स को एकदम परफेक्टली यूटिलाइज करना चाहिए। अगर अकाउंट्स की बात करूँ तो सबसे पहले पूरा क्वेश्चन पेपर देखो, कौन से अपने की अगर ऐसा मतलब क्वेश्चन देख के पता है इसका आंसर ऐसे ही आने वाला है, तुमको पूरा 100% श्योरिटी है, सबसे पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करो। एंड मतलब टाइम को भी साथ में देखते रहना कि मतलब अगर अप्रोक्स बात करूँ तो 1 घंटे में अपना 30 या 35 मार्क्स का पेपर हो जाना चाहिए। तो मतलब जैसे जिस क्वेश्चन में सबसे पहले कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है या परफेक्टली आ रहा है वो सबसे पहले सॉल्व कर देना। ओके, तो मेनली जैसा आता है उस तरीके से चलते जाओ, और एक आवर्स में 30 to 35 का कवर होना चाहिए, कि इसका टाइम नहीं रखना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट योर लॉ एंड बीसीआर की डेली बेसिस पे पढ़ते थे या एग्जाम भी पढ़ते थे वो सब्जेक्ट, और एग्जाम के एक दिन पहले तुमने क्या करना चाहिए लॉ बीसीआर के केस में? लॉ बीसीआर में मैं मतलब मेरा भी स्ट्रेटेजी एकदम फिक्स था कि एक साथ 3 दिन में पूरा लॉ पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। और मतलब एक साथ उसमें मतलब उसके साथ मैं कोई सब्जेक्ट मिक्स नहीं करता था। बट लॉ जैसे अगर थोड़ा थियरी है तो मेरे को अगर मन हुआ तो मैं थोड़ा कभी कभी मैथ्स में स्टैट्स जैसे चैप्टर कर लेता था, क्योंकि स्टार्टिंग का चैप्टर बहुत ईजी है। तो लॉ के साथ लॉ पे स्ट्रिक्ट रहो, अगर बोर हो रहा है तो स्टैट्स का एक आधा चैप्टर उठा के कर लो, आराम से हो जाएगा। और लॉ में मीन सब और क्या, एक दिन पहले तुमने जो वन डे बिफोर लॉ में 1 डे बिफोर तुम स्टार्टिंग पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही चालू करो, और वो सबसे बड़ा एक्ट है अपने लॉ में। उससे चालू करो मींस तुमने नोट्स किए होंगे, तो नोट्स के अब अपना उतना टाइम नहीं होता है एक दिन में, तो सिर्फ तुम्हारे मार्कआउट क्वेश्चंस तुम पढ़ लो और पेज पलटाओ। बस तुम पेज पलटाओगे, तुमको क्लिक होगा कि यहाँ कुछ तो अपन ने अनोखा लिखा था, ये एग्जाम में आने जैसा अपने को लगता है, तो वो एक बार पढ़ के निकालो। एक एक मतलब तुमको पूरा सिलेबस तो कवर करना ही है। एक एक एक्ट पढ़ लो, नोट्स पढ़ लो एकदम। एंड डीसीआर में एक बार फॉर्मेट्स मैंने देख लिया था एक दिन पहले पूरे। सिनोनिम्स एंटोनिम्स मैंने स्कैनर के थोड़े बहुत देखा था पिछले टाइम में कैसे आते हैं। अगर स्कैनर से अगर मेरे को देख के ऐसा भरोसा मिलता था कि मेरे को जम जाएगा पेपर में कल के, तो वो थोड़े बहुत सिलेक्ट। और हाँ, बीसीआर में थोड़े बहुत सिनोनिम एंटोनिम्स मेरे रिपीट भी हुए थे, सेम ऐसा पेपर में दिखता है ना अपने को क्वेश्चन, तो इतनी खुशी होती है वो। तो हाँ, तो वो खुशी एकदम अलग होती है, एकदम सेम मिल गया तो फिर बीसीआर में वो कर लो। एंड पैराग्राफ राइटिंग की इतनी प्रैक्टिस नहीं है, बट जो एमटीपी आरटीपी अपने आते हैं उतनी प्रैक्टिस अगर तुम कर लो तो एकदम बेस्ट हो जाएगा। तो एक दिन में आराम से हो जाता लॉ। पहले लॉ कंप्लीट करो, उसके बाद बीसीआर पे चल जाओ। ओके, एग्जाम के जो 3 आवर्स है, तो 3 आवर्स में कुछ टाइम एलोकेशन लिया था लॉ के लिए उतना और बीसीआर के लिए उतना? मेरा फिक्स था कि मैं लॉ बीसीआर में पहले लॉ करूंगा, क्योंकि लॉ में सेक्शंस वगैरह रहते हैं। मैं बीसीआर में सोचा था कि बीसीआर में तो कैसे भी हो ही जाएगा मेरा, तो पहले लॉ से मैंने स्टार्ट किया था। लॉ में मेरे को जो बेस्ट क्वेश्चन आता था पहले एकदम मैंने उससे स्टार्ट किया, एकदम सेक्शन केस लॉ
एकदम मीन्स ऐसा मतलब स्टार्टिंग का 20 मार्क का तो पेपर मैंने ऐसा लिखा था, उसको समझ जाना कि मैंने एक एक चीज पढ़ी है हर मॉड्यूल से। अगर तुम स्टार्टिंग का 20 से 25 मार्क का ऐसा प्रेजेंटेशन तुम्हारा दिखाओगे कि तुमको नॉलेज है, तो वो आगे जाके तुम्हारे जो छोटी छोटी गलतियां है वो इग्नोर कर देगा। तो स्टार्टिंग में मैंने 1 आवर 50 मिनट्स का मैंने टारगेट रखा था, या कि उसमें लॉ मेरा हो जाना चाहिए कैसे भी। एंड बट अगर तुम लॉ में थोड़ा अटक रहे हो तो फिर उसके बाद मैं छोड़ा था 1 आवर 50 मिनट्स में मैं कैसे भी कंप्लीट कर लूंगा, उसके बाद बीसीआर तक कंटिन्यू, क्योंकि बीसीआर के भी मार्क्स है, तो बीसीआर में भी मार्क्स मिलते हैं। तो फिर लॉ लॉ एक बार पूरा कंप्लीट करके मैंने छोड़ दिया था, एंड उसके बाद बीसीआर, और वापस पेपर रीचेक करने को तो मेरे को कुछ टाइम नहीं मिला था। तो स्टार्टिंग से ऐसा करना कि वापस देखने की गरज ना पड़े, एंड पूरा कंप्लीट करके पेपर दे दिया था सबमिट। Okay. Next is our maths. So, एक ओवरऑल 20 डेज की स्ट्रेटजी मैथ्स का तुम एक साथ पढ़ते थे या डेली बेसिस पे कुछ लाते थे, और 1 डे बिफोर एग्जाम इन मैथ स्टैट्स? तो मैं मेरे केस के अंदर 2 सब्जेक्ट डेली लेता था, कौन से भी एक थ्योरी एक थ्योरी और दूसरा प्रैक्टिकल। तो अगर मैथ्स के केस में बात करें तो स्टार्टिंग में आपको चालू करने का है इजी सब्जेक्ट से, इजी चैप्टर से, इंडाइसेस, लॉगरिथम, इनइक्वालिटीज, तो उससे चालू करने का है। और उसके बाद अगर किसको मैथ्स में डर लग रहा है, मोस्टली मैथ्स का डर लगता ही है, तो उस केस में क्या इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, उसके हार्डली 3 क्वेश्चन आते होंगे मैक्सिमम। उसके लिए आप अगर अभी आपका प्रिपरेशन नहीं है तो फिर मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप उसके लिए जाओ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन वो एक हद तक आप सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले इजी चैप्टर्स करना है, सबसे पहले इजी चैप्टर्स करने का है, और उसके बाद अगर टाइम मिले तो हार्ड चैप्टर्स के लिए जाने का है। और उस केस के अंदर भी अभी स्टैटिस्टिक्स की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले सर के जो नोट्स है उसे आपको गो थ्रू करने का है। तो क्या है, जो मॉड्यूल के जो हार्ड क्वेश्चंस है वो भी उसमें कवर हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो थ्योरी का जो पार्ट होता है वो भी सर के नोट्स में काफी अच्छे से दिया वाला है, तो वो भी वहां पे तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप जाइए मॉड्यूल के क्वेश्चंस के अंदर, और वहां पे जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तब वहां पे मार्क कर दो कि आप कौन सा क्वेश्चन वहां पे वापस सॉल्व करने का है, वापस आपको देखने का है। अभी आपके पास टाइम नहीं है कि आप हर एक क्वेश्चन को लिखो कि मुझे एग्जाम के बाद ये क्वेश्चन देखने का है, अभी वो टाइम नहीं है। अभी सिर्फ आप वहां पे मार्क करके रख दो कि मुझे ये क्वेश्चन जब एग्जाम रहेगी उसके पहले देखने का है। और एलआर के केस के अंदर वो तो अब इजी सब्जेक्ट है, 4 ही टॉपिक्स है, तो वो तो 100% करना ही चाहिए। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स एंड बीसी के कि 1 डे बिफोर 30 डेज और 3 आवर्स में क्या करें? आपके पास तो अभी 30 डेज है, आप रेगुलर भी एक ही चैप्टर पढ़ लो तो आराम से आपके 4-5 दिन में हो जाता। तो अभी सपोज आपने एक चैप्टर एक दिन में कंप्लीट कर लिया, अब वो चैप्टर पूरा मॉड्यूल से कर लो, वही चैप्टर अगले 10 मिनट 15 मिनट देके सर के नोट से कर लो, वो आपका ग्रुप बहुत सही पकड़ लेगा वो चैप्टर पे। फिर आपने फिर हफ्ते में 2 बार भी एक बार पढ़ ली, हफ्ते में 2 बार भी पढ़ ली वो चैप्टर को, मतलब पूरा सिलेबस हो गया 4 दिन में। फिर वही चैप्टर आपने अगले 3-4 घंटे में देखे पूरा चैप्टर हो जाएगा 3-4 घंटे में आपका। तो मतलब सबसे कम तो मैं इकोनॉमिक्स ही पढ़ा था, क्योंकि सबसे छोटा सब्जेक्ट है, सबसे इजी सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और सर मैं सबसे ज्यादा लॉ पढ़ता था, क्योंकि वो नेट मारने का तो मैं रोज रोज लॉ पढ़ता था। तो उसके वजह से मेरे क्या बेनिफिट हुआ, उस लैंग्वेज में क्लियर हो गई, और जो मैं स्पीड में पढ़ता था तो उसकी वजह से मेरा सिलेबस कवरेज भी बहुत फास्ट लगा होगा। और 1 डे बिफोर तो सर एकदम आप चल रहे हो, क्योंकि बहुत इजी आता है पेपर इकोनॉमिक्स का। खाली आप कंसेप्ट देख लो, मॉड्यूल पढ़ लो, और लास्ट के 1.5 दिन में आप पूरा मॉड्यूल पढ़ लो। 12 बजे तक जो भी सुबह के एग्जाम के एक दिन 12 बजे तक आप क्या कर लो, खाली सर के नोट्स देख लो, खाली कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, पूरा माइंड में ग्रिप बैठ जाएगा, क्वेश्चन आराम से बच जाएंगे। 3 आवर्स के अंदर तुमने टाइम का कैसा ब्रेकअप रखा था इकोनॉमिक्स एंड बीसी के का? सर एक्चुअली इकोनॉमिक्स के पेपर में तो टाइम का इशू जाता ही नहीं है, खाली डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाता है फट 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 बोल के। तो एक्चुअली उतना टाइम का इशू जाता ही नहीं है इसके पेपर क्वेश्चन इसमें। ओके, सेम क्वेश्चन अपना मैथ्स का पेंडिंग था, 3 आवर्स का कैसा एलोकेशन किया था कि तुमने कुछ मैथ्स स्टैट्स अलग, एक्चुअली पेपर के अंदर बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता रहेगा मैथ सेक्शन अलग, स्टैट सेक्शन अलग, एलआर सेक्शन, वैसा नहीं आता है, तो क्वेश्चन मिक्स आते हैं। तो तुमने 3 आवर्स का कुछ स्ट्रेटेजी बनाया था कि 2 आवर्स का स्ट्रेटेजी कि कितना टर्म कम होना चाहिए? ऐसे स्ट्रैटेजी बोल के नहीं, अगर अपन एवरेज देखे तो 1.2 मिनट है, 1.2 मिनट हर एक क्वेश्चन के लिए। 72 सेकंड्स। तो उस केस में सबसे पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन, मैं कभी भी एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन से तो
मतलब यहाँ के प्रैक्टिस एग्जाम के अंदर भी फर्स्ट क्वेश्चन में देखता ही नहीं था, मतलब मुझे लगता था जनरली वो हार्ड रहेगा बोल के, मैं एकदम आखिरी से चालू करता था और आखिरी से चालू करके ही मतलब मैं लाइन वाइज जाता था, और जैसे ही मैंने एक क्वेश्चन को टिक किया मैं वहां पे सर्कल कर देता था। और आप रफ वर्क भी वहां पे कर सकते हैं बिंदास, वो जो एग्जामिनर है वो भी कुछ नहीं बोलता है। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट एक सेक्शन पे आ रहे हैं अपन कि ये दो क्वेश्चन का आंसर करना है अपने अपने सब्जेक्ट का। व्हाट इज द स्ट्रेटजी टू गेट अ पास 40-50 और उस सब्जेक्ट में रैंकर का जैसा अभी जैसा कुछ बच्चों को अगर नहीं पता होगा तो हर्षवर्धन हैज स्कोर्ड 361 आउट ऑफ 400 whereas Fantapilo scored 90.25% in CA फाउंडेशन itself is a miraculous। अगर रैंकर लाना है एक आधे बच्चे को एक सब्जेक्ट के हिसाब से तो रैंकर की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, अगर कोई पासिंग का सोच रहा है तो पासिंग की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए दोनों के। What should be your angle for passing and what should be a ranker's situation? अब दोनों भी केस के अंदर एक चीज कॉमन है कि अपना जो टारगेट है वो थोड़ा हाई रखने का है। मैं पहले ही बोला था कि अगर निशाना लगाने का है तो चांद पे लगाओ, अगर तुम चूके भी तो एक सितारा तो मिल ही जाएगा। तो अपना टारगेट हाई रखो। जो भी सोच रहे मुझे 200 लाना है, मुझे 40 लाना है, उतना पॉसिबल नहीं है। अगर अपन यहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट करने भी देख लो 40 सोचते कम ही मिलते, तो कभी अपना टारगेट हाई रखो। अगर हम बात करते हैं पहले 40 या फिर अपना बेसिक स्कोर का बात करेंगे, तो उस केस में सेम है, सबसे पहले इसी टॉपिक उठाओ, इजी टॉपिक और मोस्ट कवरेज देने वाले टॉपिक। अब एबीसी एनालिसिस में बोलता नहीं फॉलो करो, पर एबीसी एनालिसिस को आप यूज कर सकते हैं मार्क्स देखने के लिए। अभी अगर आपको पासिंग देखना है तो आप एबीसी एनालिसिस देखो, टॉपिक ए टॉपिक बी जो उसका वैल्यू है, मतलब कितने मार्क्स को कवरेज दे रहा है। जैसे मैथ्स के केस के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, तो वो 14 मार्क आता है, 13-14 मार्क को। अगर आप वो टॉपिक, वो भले ही वो टॉपिक बड़ा है पर उसमें रिपीटेटिव क्वेश्चन भी ज्यादा है, सेम टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछते रहता, और अगर आप एमटीपी आरटी देखो तो मतलब एकदम सेम ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले SICI वो तो कवर करने का ही है। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, अगेन मैं बोल रहा हूँ 20 मार्क है, 15 मार्क डेफिनेटली मिलते हैं, 4 टॉपिक करने का ही है। जो साइलोजिज्म था वो तो हट भी गया टॉपिक से। अभी स्टैटिस्टिक्स के केस के अंदर जो टाइम वैल्यू ऑफ टाइम सीरीज था, टाइम सीरीज अभी इनका नहीं है, वो सिलेबस से हट गया इनके। तो फिर सो अभी प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। तो जो प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन उसको थोड़ा साइड में रखो, और बाकी के जो छोटे टॉपिक्स है उसके पर अपनी ग्रिप पकड़ो। और स्टार्टिंग में ही सर के क्वेश्चन के थ्रू, सर की जो बुक है उससे स्टार्ट करने का है और फिर मॉड्यूल के ऊपर जाने का है। और जो R² वाले क्वेश्चंस है उसको आप ध्यान रखो, स्पेशली जो सेकंड चैप्टर है टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी का और डिस्पर्शन, उसमें बहुत ज्यादा है R² के क्वेश्चंस, तो वो चीज ध्यान रखो, वहां पे आपकी गलती नहीं होना चाहिए। एग्जाम में कभी कभी पूछते भी है, और एग्जाम में क्या होता है, मतलब आप बोल नहीं सकते कि पेपर कैसा आएगा। मैथ्स का कभी कभी टारगेट भी होता है, जैसे हमारे एग्जाम में हुआ था। तो आपको पैनिक नहीं होना है, अगर वो आपको हार जा रहा है तो दूसरे को भी हार जाएगा, वो ऐसी चीज नहीं है। रैंकर्स का एक लाइन में अगर मेरे को बोलना है कि एक आधी रैंकर स्ट्रेटेजी बनानी है, जैसा कोई 350 प्लस 360 प्लस कोई सोचता है, तो व्हाट शुड बी द दिस वन थिंग यू शुड नेवर मिस। अगर कोई रैंकर के लिए बोल रहा है तो उस केस में मैथ्स जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो तो स्कोरिंग ही है, क्योंकि वहां पे आप गलत नहीं हो सकते, और ये MCQ है। यहाँ पे आपको कोई 5 में से 4, 2 ये नहीं दे सकता, देगा तो 1 या फिर नेगेटिव मार्क की मार्किंग चल जाएगी। तो अगर कोई रैंकर स्ट्रेटेजी सोच रहा है तो 100% अपना पेपर अटेम्प्ट करना है, उसके लिए पहले 100% सिलेबस कवर करना पड़ेगा। तो ओवरऑल नॉट फॉर मैथ्स स्टैट्स, एक चारों सब्जेक्ट अगर एक सोचने का है तो सबसे पहले मतलब जो भगवत गीता है मॉड्यूल उसको करने का ही है। अगर आप वो कर लिए तो आपका ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ द पेपर उसी से ही आता है। और जो रिमेनिंग पेपर है तो उसके अंदर भी क्या होता है, जो मॉड्यूल के जो डिफरेंट एग्जांपल्स होते हैं, तो इंस्टीट्यूट क्या करता है, वो एग्जांपल्स का मिक्सचर करके थोड़ा बहुत उधर चेंज करके वो क्वेश्चन डालता है। तो आपके कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, इसलिए आपको हर एक एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करना चाहिए। अगर अकाउंट्स की बात करें तो वहां पे टाइम का इशू हो सकता है पेपर के अंदर, तो उस केस में आप थ्योरी भी प्रिपेयर करके जाइए, क्योंकि अगर आपको कौन सा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हार्ड जा रहा है तो आप थ्योरी को स्टिक करके उसके अंदर मार्क ले सकते हैं, और इंस्टीट्यूट मार्क भी देता है उसके अंदर आउट ऑफ मार्क्स, ये बात नहीं कि मार्क्स नहीं मिलते।
बीसीआर और लॉ के केस में आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए राइटिंग की। राइटिंग की प्रैक्टिस इन द सेंस, अभी जैसे कि पेपर 3 घंटे का होता है और टाइम बहुत कम होता है पेपर में, तो सबसे पहले मतलब मैं मेरे केस में लॉ चालू किया था, 1 hour 50 minutes में लॉ का दिया था, उसके बाद बीसीआर। तो लॉ के अंदर भी आपको कट टू कट आंसर लिखने का है, ये नहीं कि मतलब जो आया मन में जितना उसका पता था उतना लिख दिए, उतना नहीं लिखने का अपने को। जो भी 5 मार्क का या फिर 4 मार्क क्वेश्चन रहेगा उसको एक ही पेज आंसर लिखना है और कट टू कट लिखो, ज्यादा आंसर मत लिखो। जो भी आपके आंसर्स है उसको अंडरलाइन इसलिए 12th वाले आंसर मत लिखो, भर भर के लिखने के सर लेंथ पता है हमको, तो वैसा नहीं करने का, जो भी आंसर है वही लिखना है, एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। और बीसी के और इकोनॉमिक्स के केस के अंदर मतलब वो बोलते हैं ना कि हाथी तो चले गया पर पूछ बाकी है, पर पूछ बाकी है, आपको तैयारी करना पड़ेगा उसके लिए भी। मतलब आखिरी एग्जाम और एकदम इजी सब्जेक्ट लगता है यार, फिर पढ़ाई में ध्यान लगता नहीं है, अपन दोस्तों को फोन करते हैं यार चल ना अब क्या करने का आगे बोल, तो वो चीजें मत करो, पहले एग्जाम होने दो, उसके बाद आपके पास भरपूर टाइम है कुछ भी करने के लिए। ओके, एग्जाम के बाद की प्लानिंग, एग्जाम के पहले नहीं। ओके, so whereas I scored 358 marks out of 400, obviously उस साल मैं लास्ट ईयर का टॉपर था। So what should be the strategy to be the topper? अगर कोई 350 प्लस टारगेट सोच रहा है तो what should be the strategy? सर मैं एक ही वर्ड में बोलना चाहूंगा, रोज कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि मैं सर 12th के रिजल्ट के पढ़ के आया था। मतलब 12th का रिजल्ट 12 बजे आया था, मैं 11 बजे 1 बजे फिर बीसी की लाइब्रेरी में था। तो आप रोज पढ़ो, कुछ नहीं हो जाता, रोज पढ़ते रहो, हल्लो हल्लो Consistency। Okay, और कुछ स्पेशल टिप नहीं है कि ये गलती मत करो, क्योंकि ये 3 दिन है तो ये गलती बिल्कुल मत करो। Okay, what is your social media time during last 12 month? सर मैंने तो बंद कर दिया था समझो पूरा ही, फिर भी मेरा फोन है, मेरे पास 11 से ही फोन है, लेकिन मैंने सोशल मीडिया बंद कर दिया 30 दिन पहले ही। मतलब जाता था इंस्टाग्राम पे, लेकिन करंट के हिसाब से जाता था, मेरे पास ऐप नहीं था। हाँ। और स्नैपचैट तो पूरा बंद ही कर दिया था। बाकी सोशल मीडिया तो है ही नहीं। ओके, तो सोशल मीडिया का टाइम अगर तुम कम नहीं कर सकते तो उन्होंने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बोली। क्या बोला कि ऐप रहता तो बहुत इजी होता है, कि से गए ना तुमको यूजर आईडी पासवर्ड ये वो, तो थोड़ा सा एक स्टेप ऐड होता है, हेडेक। सो इसकी वजह से तुम्हारा वो टाइम ऑटोमेटिक कम हो जाता है, क्योंकि तुमने उसको मुश्किल बना दिया। एक यूआर आर बोल के एक ऐप है, सबने डाउनलोड करना चाहिए। तो उस ऐप के अंदर एक टाइम सेट हो सकता है, टाइम से करने का ऑटोमेटिक वो ऐप बंद हो जाएगा पूरे दिन के लिए। या फिर तुमने के सेटिंग में जाओ, वेल बीइंग, डिजिटल वेल बीइंग एक ऑप्शन है, वहां पे जाके तुम एप्स के टाइम सेट कर सकते हो। तो पर्टिकुलर टाइम होने के बाद वो ऐप बंद हो जाएगा, तुम तो चेक को कंट्रोल करने से रहे, तो मोबाइल को करने दो तुम्हारे को कंट्रोल। सो ये चीज तुमको ये करना है, तैसे को फॉलो करना है। और एक पर्सनल एडवाइस, और एक बात, अभी 3-4 घंटे पढ़ने के बाद सर भारी भारी लगता, तो 3 घंटे पढ़ने के बाद 5 मिनट का नैप लो, एकदम पूरा सर एकदम हल्का हल्का हो जाएगा। बिल्कुल लो, एकदम बहुत सही लगता है, और एकदम एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, और स्टडी वर्किंग आवर्स भी बढ़ जाते हैं आपके स्टडी आवर्स। तो 3 आवर्स के बाद एक छोटा सा ब्रेक लेने की कोशिश कर। ओके, सही है ना? अगर तुमको बोलने का कि एक कोई भी चारों सब्जेक्ट में से एक्सेप्शनली स्कोर कर रहा है, जो भी जो बच्चों का फेवरेट है, वो तुम्हारा क्या फेवरेट था और उसके लिए तुमने क्या सोचा था और क्या कितना लाया, या क्या करना चाहिए, गलती नहीं करना है, पर्टिकुलर ये चीज तुमको स्टिक अप करके करना है। मेरा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट अकाउंट्स था। मतलब पहले से ही अकाउंट्स में बहुत ज्यादा एक बोलता है, एक होल्ड होता है कि देखो ये सब्जेक्ट में इतनी आना है, ना इसको 93 अकाउंट्स। तो मतलब मैंने, और अकाउंट्स में सबसे बेसिक बात तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार मतलब एक भी अगर तुमने क्वेश्चन में ये कर दिया मिस्टेक, तुम्हारे पूरे मार्क्स चले जाएंगे, बिकॉज ऊपर मिस्टेक हो गई पूरा आंसर ही नीचे का गलत हो जाता है। तो वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थिंग है, स्पेशली अगर मैं अकाउंट्स की बात करूँ। बेसिकली एक मिनट देखो तुमको कि क्वेश्चन रीड करने के लिए टाइम मत सेव करो, क्वेश्चन रीड आराम से करो। क्वेश्चन में मिस्टेक मतलब 10 मार्क या 5 मार्क डाल के चले गए, तो तुम इसमें टाइम मत बचाओ, क्वेश्चन पूरा आराम से करो। और अगर मैं बोलूँ तो भाई एक मिनट था। ओके अखिलेश, अगर तुम्हारे को कुछ ऐसा बोलना है कि ये चीज तुमने कंपलसरी करना और ये चीज बिल्कुल भी नहीं करना है अभी से। तुम
रोज रोज पढ़ाई करो, मतलब कंसिस्ट, अभी 1 महीना ही बाकी है, 1 महीना पढ़ लो एकदम। अकाउंट्स में और लॉ में सबसे ज्यादा स्कोर ला सकते हैं अपन, मतलब अकाउंट्स और लॉ में ला सकते हैं। एंड जिसका मैथ्स और इकोनॉमिक्स पक्का है वो मैथ्स में ला लेगा, वो इकोनॉमिक्स। तुम 2 सब्जेक्ट डिसाइड कर लो जिसमें तुमको स्कोर करना है एकदम, मींस तुम्हें उसमें 80+ तुमको लाना है। बाकी सब्जेक्ट में अगर तुमको 60-70 भी आ जाएंगे ना, तुम्हारा स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड अगर कोई चीज तुमको नहीं करना है तो इंस्टाग्राम से थोड़ा दूर ही रहो अभी तो। अपने रील्स में तो ऐसे गोल गोल ऐसा ऐसा पूरा ही हो जाएगा, तो वो चीज से दूर रहो। बस इतना। ओवरऑल मेरे जो क्वेश्चंस मुझे पर्सनली लगे कि जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करेंगे वो कवर हो चुके हैं। अगर स्टूडेंट के पास कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, सो द टॉपर्स आर हियर। सो ऑब्वियसली इनके स्कोर तक अपने को पहुंचने का है। कुछ किसी के मन में कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। Anybody having any question in their mind? टेस्ट सीरीज क्या आगे बोलो? टेस्ट सीरीज मैटर करती है क्या? टेस्ट सीरीज देना चाहिए, सेल्फ स्टडी को टाइम देना चाहिए? टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मैटर करती है, बिकॉज तुम कर लेते हो तुमको देखना भी तो चाहिए ना कि तुमने जितना पढ़ा और तुमको लिखते क्या आ रहा है, इसका डिफरेंस भी तो तुमको पता चलना चाहिए। तो इसके लिए टेस्ट सीरीज देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब अपन ऊपर से करते हैं ना, अपने को लगता है हाँ ये आ जाएगा ये आ जाएगा, लेकिन एक्चुअली लिखते देखते टेस्ट में तब वो समझते हैं अपन कहाँ पे अटक रहे हो। तो वहां पे जब ये टेस्ट सीरीज में समझ में आ गया तो फाइनल पेपर में तो तुम ये गलती करोगे ही नहीं। तो ये मतलब जितने मिस्टेक्स करने कर लो टेस्ट सीरीज में, वो अपन प्रिपेयर हो रहे कि फाइनल में अपन कोई भी मिस्टेक करें नहीं। ये इस थोड़ा सा ट्रिक करते हैं इस क्वेश्चन को। फिर तो बच्चे क्या करते हैं, एकदम एकदम हो गया बोल के नहीं आते सर ये तो सब्जेक्ट आता, या फिर ये सब्जेक्ट का प्रिपरेशन नहीं हुआ बोल के टेस्ट स्किप कर देते सर हमारी वैसे भी पढ़ाई नहीं हुई थी। सो इस सिचुएशन को तुमको क्या लगता है, तुम चारों में से कोई भी एक जन आंसर कर सकता है कि क्या लगता है कि स्किप करना, ये जितना था उतना देना, या ये स्किप करके उस सब्जेक्ट का घर पे पढ़ते बैठना ये टाइम पीरियड में? एनीबॉडी? टेस्ट को आप बिल्कुल बिल्कुल भी स्किप मत करो। अगर टेस्ट टेस्ट स्किप करोगे ना, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, लास्ट के दिन डर लगेगा, आप अंडर परफॉर्म करोगे। बिल्कुल, मुझे जितना आप कर सकते थे उससे कम करोगे। जितना आता है कम से कम क्या होगा, 0 आएगा आपको, उससे ऊपर तो नहीं आएगा, नीचे नहीं आएगा। तो टेस्ट बिल्कुल दे दो आप, कोई टेंशन नहीं है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये राउंड्स नहीं देंगे तो इंस्टीट्यूट के पेपर राउंड्स बोल के रहेंगे, तो भाई वो राउंड बहुत महंगे हैं। 6 महीने को एक बार आते हैं और सिर्फ 1100 लेते हैं, 1500 लेते हैं, बस 6 महीने के बाद आते हैं। तो उससे अच्छा तो बीसी के राउंड करवा देते, ठीक है? हाँ, तो और कोई डाउट? बीसीके के थर्ड चैप्टर का प्रिपरेशन मैं बोला तो सही, आपको रोज 3-4 कंपनी पढ़नी है, आराम से हो जाता है। अभी 1 महीना है, 3-4 कंपनी बोले तो भी आपका 1 महीने में पूरा कवर हो जाता। और 1.5 दिन में आप एक मतलब 2 घंटे भी देख लो, क्योंकि 30 दिन में आपने पढ़ा है 3-4 महीने के रोज, तो आपका लास्ट के 2 घंटे में भी पूरा चैप्टर आराम से लिया जाएगा। और मतलब एग्जाम के जस्ट बिफोर पढ़ना उसको तो एकदम याद आ जाएगा एग्जाम में आपको। ओके। तो बीसीके की जो कंपनी है, एक साथ पढ़ने की जगह रोज उसको 30 में पढ़ो, रोज 3-3 पढ़ते जाओ, तो वो अकोमोडेट होगा, रिपीटेशन होगा। मतलब कम्युनिटी में पढ़ो, मतलब आज 3 पढ़े और कल 3 पढ़े, मतलब पूरा 6 पढ़ लो स्टार्टिंग में। मतलब आज 3 पढ़े, कल वापस न्यू 3 पढ़े, फिर वो पिछले वाला 3 डिवाइड कर लो, तो पूरा 6 हो जाएगा आपका। तो क्यूमुलेटिव रिविजन लेने का है, तो उस टाइप में तो एक स्लॉट डिसाइड कर दो मॉर्निंग या इवनिंग का। आज 3 पढ़े, कल 6 पढ़ना है, कल के 3 आज के 3, परसों 9 पढ़ने हैं, पहले को 6 आज के 3। तो इस तरीके से करते जाएंगे तो मल्टीपल टाइम रिपीट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक याद हो जाए। टाइम पास करके पढ़ो उसको, 15 मिनट बनेगा, निकाल दो तेजा पढ़ और कैसा। ओके, एनीबॉडी एल्स? इसलिए आर्ट्स की पढ़ाई, हाँ ये कॉमन क्वेश्चन रही दिया। ओके, एक जन बोलेगा कि मैं एक हर रोज कितना टाइम देता था? आखिरी के 30 दिन के अंदर, आखिरी के 30 दिन के अंदर 8 घंटा मिनिमम, 8 से 9। 8 से 9 घंटे पढ़ते थे भाई साहब। सेम 8 से 10 घंटे पढ़ता था।
8 से 10 घंटे, लेकिन अच्छे से पढ़ता था। और हाँ ये भी क्लियर करो कि 8 से 10 कैलकुलेट करते समय लंच ब्रेक स्नैक्स ये टाइम इंक्लूडेड है। इसलिए 8 से 10 घंटे अच्छे से पढ़ता था। इफेक्टिव आवर्स सर, हम सवेरे 7 बजे आते हैं लाइब्रेरी को और शाम के 6 बजे चले जाते हैं, 11 घंटे पढ़ते हो। तो दीज आर नॉट 11 घंटे, ये कैलकुलेशन बहुत गलत हो। तो इसके अंदर लंच आवर्स, तुम्हारे स्नैक के टाइम, चिट चैट आवर्स, ये सब माइनस करना है। ये लोग जब ये कैलकुलेट करते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस एप्लीकेबल, तो इसके अंदर ये लोग वो टाइम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो जो स्ट्रिक्टली पढ़ाई का टाइम है वही एड अप कर लेता है, तुम्हारे हिसाब से नहीं। इस टाइम पे पूरा ग्रॉस आवर्स। कितने आवर्स से तुम्हारी सिगरेट? मेरे को पर्सनली लगता है मैं जब तक मेरा टारगेट खत्म नहीं करूँ मैं सोऊंगी नहीं। टारगेट सेटअप करो, तेरा टारगेट खत्म करने के बाद ही मेरे को सोना है। मतलब दिमाग में एक बार तुम डाल दोगे ना मेरे को जितना खत्म करना है तो वो करके ही सोना है, मतलब मेरा ऐसा था। बेसिकली मैक्रो एंड माइक्रो प्लानिंग करो। पहले 30 दिन का टारगेट डिसाइड करो, हर डे का डिसाइड करो, 30 दिन का टारगेट कंप्लीट करो। हाँ ये भी एक्चुअली मैं भी इसी स्ट्रैटेजी को बिलीव करता हूँ कि हार से डिसाइड नहीं होता है तुम्हारी प्लानिंग, टारगेट बेसिस पे होनी चाहिए। तुम्हारा क्या था वही सब? मैं 8 से 10 घंटे ही पढ़ता था, और रात में मोस्टली जब तक मन चला तब तक कॉफी पी लो, लगा तो नींद बिल्कुल नहीं आएंगी। मस्त एकदम 8 से 10 घंटे। सुबह तो नहीं पढ़ता था मैं, रात में एकदम 8 से 10 घंटे। एक चीज याद रखो, चाय वाले सीए बनते, कॉफी वाले ये बनते, ये बनते, पर चाय वाले बनते। ठीक है ओके हाँ। और कोई? ओके, ये स्कोर एंजाइटी और बीच में से ऐसा कुछ डिमोटिवेट हो जाते हो सडन, ये सब चीजों को कैसे हैंडल करते हैं? और द और द तुमको प्रेशर फील हुआ तो प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं? प्रेशर है तो कैसे हैंडल करना? सवेरे सवेरे रोज जाना वैसे तो ठीक है। ठीक है हाँ भाई, थोड़ा नजदीक पकड़। तो जब भी आपको टेंशन आता है, और एक अच्छा पूछा आपने। टेंशन आना नॉर्मल है। टेंशन आना मतलब आप थोड़ा बहुत सीरियस हो उसके बारे में। तो अब जैसे टेंशन कब आता है? जब एग्जाम नजदीक आ रही और आपका तैयारी नहीं हुआ, या फिर आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपका जो डेली टारगेट है वो कंप्लीट नहीं हो रहा। तो ठीक है वो आ रहा, तो उस दिन मतलब अगर लगा तो थोड़ा ब्रेक ले लो, थोड़ा खुद को टाइम दो कि ठीक है इतना दिन हुआ, आज का आधा दिन मैं खुद के लिए निकालता। खुद मैं मुझे जो भी करने का, आज डांसिंग करने का, म्यूजिक सुनने का, मैं आज कर लूंगा। कल से वापस से बैठूंगा, पर कल से मुझे बैठना ही है और करना ही है। अब वैसे तो पावर हाउस के मोटिवेशन शिव कुमार सर यहाँ पे ही है, और शिव कुमार सर भी एक चीज बोलते हैं कि हर बार एक चीज याद रखो कि जो तुम आज हो वो किसी का सपना है। तो ये चीज आपको मोटिवेट करेगी खुद से कि जितना मेरा आज प्रिपरेशन हुआ है वो किसी और का सपना है। कोई और वो प्रिपरेशन तक पहुंचा भी नहीं है वो लेवल तक। तो ये सिंगल लाइन आपको मोटिवेट करेगी। थैंक यू। ओके, और किसी को कुछ डाउट्स क्वेश्चंस? कितने रीडिंग्स होने थे अभी? वही मैं बाबू, रीडिंग करेंगे फिर रिवीजन करेंगे, रीडिंग और रिवीजन नंबर ऑफ टाइम्स तुम्हारे कितने हुए थे? मेरे तो सर 3-4 हो गए थे 30 दिन में, और लास्ट 30 दिन में 4 हुए थे हाँ। 30 दिन में 3-4, क्योंकि उसके पहले भी किए थे ना। तो हमने सर नवंबर में एक अटेम्प्ट दे दिया था फाउंडेशन का। तो 3-4 दिन हो गए थे 30 दिन में, और लास्ट के 1.5 दिन में लगभग एक बार हो गया था, और आधा जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हो गए। बोर्ड के जो एग्जाम के अंदर 1.5 टाइम रिवीजन किया था एक बार करके कोई कैटेगरी वाले, और लास्ट के से मल्टीपल टाइम्स रिवीजन 3 से 4 यहाँ से। मतलब अगर ये कर सकते हो पॉसिबल सिचुएशन है कि तुम यहाँ से 3 to 4 रिव्यूज कर सकते हो 1 महीने के अंदर सब्जेक्ट्स के। सो मल्टीपल टाइम रिविजन्स। नहीं नहीं, सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो गया था तो इसलिए हम नहीं लिए थे। एनुअल मैच में रहेंगे तो होगा, वो कंप्लीट हो जाता है, अटेम्प्ट दे देते हैं हाँ। ओके, और किसी को कुछ?
फिजिकली वहां रहते हो, मेंटली नहीं रहते हो थ्योरी पढ़ते समय। तो सर थ्योरी सब्जेक्ट के रिलेटेड कौन सा थ्योरी वाले, हाँ बताइए सर थ्योरी वाले कि भाई थ्योरी सब्जेक्ट को किस तरीके से टैकल करें, थ्योरी तो कंट्रोल माइंड। थेरी में तुम थेरी पढ़ते पढ़ते नींद आ रही ना, थेरी का बेस्ट वे है कि एक एक क्वेश्चन लिख लिख के देखो। लिखते लिखते तुमको नींद आ ही नहीं सकती। और एक चेयर टेबल लेके बैठो, बेड पे मत बैठना, चेयर टेबल पे आराम से लिखो क्वेश्चंस लॉ में और बीसीआर में। लिखो, एक एक क्वेश्चन लिखो, तुमको नींद नहीं आएंगी। और नींद आ भी रही है तो थोड़ा एक बार मुंह पे पानी मार लो। थोड़ा उसी तो बोला उन्होंने। सही में कॉफी से तो नींद नहीं आती। हाँ कॉफी और चाय तुम्हारा मतलब, बट बेस्ट वे है, चाय के साथ खिलवाड़ी। बेस्ट वे है लिख के करो। लॉ में लिखोगे ना तो कॉन्फिडेंस बहुत आएगा, पेपर में आराम से लिखना आएगा, तुमको डर नहीं आएगा। और अगर तुम थ्योरी ऐसा पढ़ोगे ना तो थोड़ा ऐसा लगेगा कि मेरे को आएगा कि नहीं, बट तुम लिख के करोगे तुमको नींद भी नहीं आएगी और एकदम थ्योरी तुम्हारी परफेक्ट हो जाएगी। ओके, एनीबॉडी एल्स? थ्योरी का राइटिंग के फॉर्मेट में रखना। एनी क्वेश्चंस? लेट मी कंक्लूडिंग क्वेश्चन पे आज। अभी थोड़ा सा इज्जत तो थोड़ी बनती है, टू लाइनर अबाउट ओवरऑल बीसी एक्सपीरियंस इन सीए फाउंडेशंस योर्स। बीसीए में एकदम फाउंडेशन एकदम कड़क है, एकदम कड़क मतलब कड़क। मीन्स एक एक सब्जेक्ट, अकाउंट्स में दिनेश सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं अकाउंट्स। तुम्हारा एक एक मॉड्यूल का क्वेश्चन, सर के नोट्स रहते हैं ना वो एकदम बेस्ट रहते हैं। मीन्स उसके बाद मॉड्यूल थोड़ी चिल्लर लगती, बट वो एकदम वो लेवल करने के बाद मॉड्यूल करोगे ना एकदम मजा आ जाएगा। लॉ में तो जो सर स्वप्निल सर जो पढ़ाते हैं वो तो मीन्स सही में सर लॉ में इतने मतलब मेरे को लॉ से इतना मीन्स मेरे को लॉ सबसे बेस्ट लगा सब्जेक्ट। लॉ में मीन्स एक एक जो नई नई चीजें मिलती ना पढ़ने की, अपने डेली बेसिस में रोज लॉ अप्लाई होता ही है। तो लॉ में भी एकदम स्वप्निल सर एकदम बेस्ट पढ़ाते हैं। फिर मैथ्स में पहले तो स्टैट्स में यहाँ सर स्टार्टिंग से मीन्स स्टार्टिंग अपनी थ्योरी से ही होती, वो वाला चैप्टर सबसे पढ़ने में मजा आता। और सर एकदम अनोखे तरीके से पढ़ाते, वो पास्ता अभी तक याद है मेरे को, जर्मनी में गए तो ये होता, वो आता है एक क्वेश्चन कंफर्म एग्जाम में। फिर मैथ्स में अतुल सर एकदम डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सर मत पार्कर लाते देने को एकदम सड़क। और मैथ्स भी एकदम सर का एकदम बहुत अच्छा है। एंड इको में स्वप्निल सर के जो नोट्स है वो एकदम बेस्ट लगे मेरे को। उसमें मेरे को मॉड्यूल मॉड्यूल मतलब वो सर के नोट्स पढ़ के मॉड्यूल पढ़ने गया ना, मॉड्यूल इतनी इजी लगती पढ़ने में, 1 मिनट में समझ जाता। एंड इकोनॉमिक बीसी के तो हमको प्रीति मैम ने पढ़ाया था। मैम भी एकदम मस्त, हमको आराम से हंसते खेलते मूवीज दिखाते, एकदम मस्त मजा आया एकदम। ये इधर नहीं बोल रहा था। रीडिंग पे अपन अकाउंट्स में दिनेश सर का मेरे को ये बहुत अच्छी लगती कि सर एकदम धीरे हर एक कंसेप्ट अच्छे से समझा के बोलते हैं, वरना बच्चे को यही कंफ्यूज हो रहा है डेबिट क्यों हो रहा क्रेडिट क्यों हो रहा। तो सबसे पहले ये चीज मतलब दिनेश सर की बेस्ट है कि सर हर एक चीज एक्सप्लेनेशन के साथ समझ बढ़ाते हैं। उसके बाद लॉ में बात करूँ तो स्वप्निल सर के मैंने नोट्स में बहुत ज्यादा स्टिक थी। इवन जो जिस दिन पेपर है सवेरे में सिर्फ नोट्स पढ़ के जाती थी, तो नोट्स सर के एकदम बेस्ट है। और अगर मॉड्यूल पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, बट एकदम मतलब सेम वही चीज रिपीट होती है और इजी भी चले जाएगा मॉड्यूल। एंड के साथ बीसीआर सर के प्रैक्टिस वगैरह सब प्रैक्टिस और करवा के लेते थे तो अच्छा जाता था। और मैथ स्टार्ट चलने की बात करें, स्टार्ट में ये सर मतलब जो सर के वो बीच बीच में पीरियड्स जो रहते थे वो उसका वो क्लास एकदम इंटरेस्टिंग बन जाता था उससे। एंड अतुल सर का भी मतलब अतुल सर के भी जो भी धीरे सर जैसे लेवल बढ़ा के क्वेश्चंस लेते थे, उससे भी हमको इंटरेस्टिंग लगता था, अच्छा ऐसा होता है वगैरह। एंड लास्ट में इकोनॉमिक्स का अगेन स्वप्निल सर के नोट्स दो बेस्ट है, मतलब ऐसा करती हूँ यार बेस्ट है वो चीज। एंड बीसी के में प्रीति मैम का भी जैसे चैप्टर 3 है, मैम बहुत सारे टेक्निक्स बोल के हमको लर्न करवाते थे और फिर वही टेक्निक्स जब तुम पेपर में देखते हो ना तो उसे खुशी हो जाती है, अच्छा हाँ ये पढ़े थे अपन ने, वैसा था सब ओवरऑल।
ऑल ओवर पैन इंडिया बोलूंगा मैं सीए फाउंडेशन के लिए सबसे बेस्ट बीसीए है, क्योंकि इतने सारे टेस्ट इधर आपको, मतलब आपको इतना कॉन्फिडेंस रहेगा, मतलब रेगुलर चिल्लर लगेंगे आपके लास्ट में एग्जाम। और फैकल्टीज तो कोई बोलने की बात नहीं है, सब बढ़िया है। और सर और एक बात बोल रहा हूँ सर, मैं आउट ऑफ द बॉक्स, सर मैं पुणे गया था इंटर करने का वास्ते, इधर थे 4-4.5 हजार बच्चे, आई वाज द ओनली वन जिसको 4.5 के ऊपर थे, तो आप समझ लो कि तो बीसीए में सीए फाउंडेशन बेस्ट है। और एक बार बोलना चाहूंगा सर, पूरे इंटर में 8 सब्जेक्ट है और 8 में से सर मैंने सिर्फ 6 सब्जेक्ट पढ़े हैं, क्योंकि सर आप पुणे में कुछ करते ही नहीं हो। मैं गया था सर 23 अगस्त को, मैंने गिन के की थी 1.5 महीने क्लासेस, 1.5 महीने में मैं 1.5 महीने हॉस्टल पे था, 1.5 महीने क्लासेस की, समझ में नहीं आता। अगर आप 450 से 600 बच्चे होते इधर, कोई पर्सनलिटी नहीं मिलता आपको, कोई मेंटरशिप नहीं मिलती, कोई टेस्ट सीरीज नहीं होती है, तो आपको लास्ट में दिक्कत बहुत जाने वाली है। इसलिए बोलता हूँ सर, आप फाउंडेशन तो निकल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, इंटर इधर से करना, पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। और 8 में से 6 सब्जेक्ट में किया हो ऑलरेडी, देख के यूट्यूब पे देख के ये सब, इसलिए बोल रहा हूँ। चलो थैंक यू। तो अभी अकाउंट के केस में दिनेश सर, मतलब मुझे दिनेश सर के जोक्स अच्छे लगते थे, जो सर क्लास में जोक्स मारते वो सही लगते थे मुझको। अब वो ये पहला बच्चा है जब हाँ, मैं ये अल्लाह की, मतलब मुझे नजदीक लगता था, करो। मुझे पर्सनली लगता था कि दिनेश सर के जोक्स थे वो क्लास में सही थे। और सर थ्योरी सब्जेक्ट, मतलब सर स्टार्टिंग में थ्योरी लेते तब मोस्टली बच्चों को नींद आती, पर वो टाइम एक अच्छा है, नहीं सच बात बोलता हूँ मैं, कौन सा भी थ्योरी सब्जेक्ट आप ले लो स्टार्टिंग में नींद आती है, पर वो जो थ्योरी सब्जेक्ट है वो आपका प्रैक्टिकल का बेस परफेक्ट करता है, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा है। और सर घड़ी घड़ी रिपीट करते हैं ताकि आपका प्रैक्टिस भी अच्छे से होता है। अभी लॉ के केस में लॉ इकोनॉमिक्स स्वप्निल सर वो मिस्टर परफेक्ट बोलते हैं उनको, उनके जो भी नोट्स है हर एक चीज उनका एकदम परफेक्ट है। यरवार सर सबसे फ्रेंडली और सबसे स्ट्रिक्ट टीचर मुझे यही लगे, सब बच्चे भी इनसे ही डरते थे और सब बच्चे एकदम एकदम मिलके भी इनसे ही बात करते थे। सर का भी पढ़ाने का जो टीचिंग पैटर्न था एकदम यूनिक था, जो सर क्लास के अंदर चॉकलेट क्वेश्चन पूछते थे उससे एक मतलब बूस्ट मिलता था कि अपने को और करने का है और अच्छा करने का है। अतुल सर, बाबू खड़े हो जा, वो जो क्लास में था वो जो एटमॉस्फेयर क्रिएट होता था एकदम जबरदस्त होता था। और अगर बात करें प्रीति मैम की, तो जैसे इन लोगों ने बताया कि प्रीति मैम के जो नोट्स थे एकदम परफेक्ट थे, कट टू कट थे, तो एकदम बढ़िया था। ओके, सो लेट्स कंक्लूड दिस सेशन। एक सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, एंड ये मैं जरूर चाहूंगा कि अगेन बीसीए का जो परचम है कि तुम ये इंडिया लेवल पे लेके जाओ, ऑल ऑफ यू हैव दैट पोटेंशियल। कि एक चीज जब हम नांदेड़ आके कोचिंग शुरू किए थे तो हमारा एक था कि तुम्हारा एड्रेस, तुम्हारे सक्सेस का कुछ पार्ट नहीं है, कोई रिलेशन जीरो है। तो तुम कहाँ से पढ़ते हो ये मैटर नहीं करता, तुम क्या ला सकते हो वो मैटर करता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज उनको आज से भी ठाने हो तो भी बहुत कुछ चेंज कर सकते हो। यहाँ से तुम्हारा जो पढ़ाई का स्टाइल हो लिटिल बिट चेंज एंड तुम्हारे मार्क्स ज्योमेट्रिक मीन में बढ़ेंगे, अरिथमेटिकल मीन में नहीं बढ़ेंगे। तो बस ये 30 डेज ढंग से दो। एंड एक चीज मैं अभी अनाउंस कर रहा हूँ, अभी मैसेज आ जाएगा, एक 15 डेज बिफोर एक मेरा लीडरशिप सेशन रहेगा, इन सबसे पूछ सकते हो कि वो सेशन मिस बिल्कुल मत करो। ये मैं बोल रहा हूँ कि जो भी लाइव रिकॉर्डेड यूट्यूब पे मिल जाएगा, बट लाइव का जो तुम्हारे ऊपर एक्सपीरियंस रहेगा बिफोर एग्जाम वाला, दैट विल बी वन ऑफ द बेस्ट। तो ये चीज मैं अभी से अनाउंस कर रहा हूँ, एक सेशन में रखूंगा तब वो सेशन मिस नहीं करना है। ठीक है, सो दैट विल बी योर, क्या बोल सकते हैं, अटेम्प्ट का लाइफ चेंजिंग मोमेंट रहेगा वो सेशन तुम्हारा। सो डोंट मिस दैट सेशन। ओके, सो वो उस टाइम पे, और तुम्हारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है इंस्टीट्यूट का, अपन यहाँ पर शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, हाउ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ सीए विल गोना टू चेंज यू। ठीक है, तो करियर का वहां पे मैं कवर कर दूंगा। तो आज का सेशन अपन यही पे कंक्लूड करते हैं, एंड ऑल द बेस्ट, एंड नेक्स्ट टाइम